हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो तो आज एथिक्स की नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हमारा डे 8 है इस मेंटरशिप प्रोग्राम का। अभी तक हमने जो है 6 डे तक कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में जितने भी 6 दिनों में हमने सीखा एथिक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर, उसका डे 7 को आपका हम लोगों ने टेस्ट लिया था, जिसकी कॉपीज जो है मेरे पास कल या परसों तक आ जाएगी। और एक एक करके जो मैं इवेलुएट करके उसको आपको दे दूंगी। मेरे जो भी कमेंट्स रहते हैं उनको आप ध्यान से पढ़ा करो। कई बार जो प्रेजेंटेशन है उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आती है आप लोगों के आंसर के अंदर। हालांकि आपने सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, लेकिन खाली लिख देने से चीज़ें जो है वो आसान नहीं होगी आपकी एग्जाम के अंदर। अगर आपको बेटर मार्क्स चाहिए तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जो चीज़ें आपने लिखी हैं बहुत आसानी से जो है, जो कॉपी चेक करेंगे उनको दिखना चाहिए। आपका आंसर तभी प्रभावशाली बनेगा। तो उसका एक मैंने आपको सेट फॉर्मेट बता रखा है कि आप इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के अंदर लिखा करो। जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है उसको आप हाईलाइट किया करो। आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, चाहो तो बॉक्स में डाल सकते हो या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल सकते हो। तो उसके बाद में जब आपकी कॉपी कोई भी चेक करेगा तो जो कीवर्ड्स आपने यूज किए होंगे उसके ऊपर सीधा जो है ध्यान जाएगा। और जो कॉपी चेक करते हैं वो बहुत सारे लोगों की कॉपी चेक करते हैं और एक जो आंसर है वो लगभग सभी की कॉपीज के अंदर वो देखते हैं। तो जो मेन जो फैक्ट होंगे, जैसे भगवत गीता आज अपना टॉपिक है, तो वो फैक्ट तो सेम रहने वाले हैं। भगवत गीता के कंसेप्ट थोड़ी ना अलग अलग नोट्स या बुक्स के अंदर चेंज होंगे। तो यहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर दिखा सकते हैं। तो आप ये चीज़ तो करो ही कि आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन को फॉलो करो। उसके अलावा पॉइंट फॉर्म के अंदर भी आप आंसर लिख सकते हो। उससे क्या होगा कि आप कम शब्दों के अंदर अधिक से अधिक जानकारी दे पाओगे और सीधा सटीक जो है अपनी बात को लिख पाओगे। इसके अलावा एक प्रैक्टिस आप और करना कि आप छोटे छोटे फ्लो चार्ट या डायग्राम्स ये आप अपने लिए बना के रखो हर टॉपिक के ऊपर, कम से कम 2 या 3। और उनकी आप प्रैक्टिस करते रहो कि उस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आता है तो उससे संबंधित फ्लो चार्ट या डायग्राम जो है आप अपने आंसर के अंदर हमेशा जो है देने की कोशिश करो। तो ये सारी चीजें जो है आप आपके आंसर को बहुत अच्छा बना देगी। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर हम आते हैं, भागवत गीता का नीति शास्त्र और प्रशासन में इसकी भूमिका। ये अपना आज का टॉपिक है। तो जो भागवत गीता है वो एक्चुअल के अंदर एक माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, एक धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन हम जब इसको पढ़ेंगे यहाँ पे अपने एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, तो ये एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पे हम इसको नहीं पढ़ने वाले। ये हजारों साल पुराना जो ग्रंथ है ये आज भी उतना ही रिलेवेंट है। कैसे? तो ये एक तरीके से हमारे लिए नैतिक कंपास की तरह पे, एक दिशा सूचक के तौर पे काम करता है। जो भगवत गीता है उसके अंदर बहुत सारी हमें सीख दी हुई है। उन सीखों को हमें यूज करना चाहिए जब भी हमारे सामने कोई नैतिक प्रश्न खड़े होते हैं उस वक्त। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ। वैसे तो हम सब जानते हैं भगवत गीता के बारे में कि महाभारत से रिलेटेड एक भीष्म पर्व है, वहां से भगवत गीता को लिया गया है। इसके अंदर जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है तब जो अर्जुन है, द ग्रेट वॉरियर अर्जुन, उनके सामने एक बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा होता है, यानी एक नैतिक द्वंद्व होता है। एक तरफ तो उनको दिखता है कि मेरा स्वधर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि मुझे मेरे राज्य की रक्षा करनी है। और दूसरे तरफ मेरे जो निजी रिश्ते हैं उनके प्रति भी मेरी कुछ नैतिकता है, मेरे अपने हैं, मैं उनका संहार कैसे करूं। तो उनसे जो है शस्त्र उस टाइम पे नहीं उठाए जाते और उस टाइम पे उनके जो सारथी होते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो उन्हें उपदेश देते हैं। और वो जितने भी उपदेश उन्हें देते हैं वो आज भी उतने रिलेवेंट है। चाहे हम प्रशासन की बात करें या फिर हम नेतृत्व की बात करें या फिर किसी स्टूडेंट के लिए हम बात करें या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बात करें या किसी भी संदर्भ में हम देखें, तो हम जो गीता के जो उपदेश हैं उनको कनेक्ट करके देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। तो अपने को जो एग्जाम के तौर पे अपने जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सबसे पहले तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, यानी इंट्रो पता होना चाहिए। जो कि मैंने आपको बताया कि जो अर्जुन का एथिकल डायलेमा है उसको सॉल्व करने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने उपदेश दिए थे। और उन उपदेश जो अलग अलग चीजें उन्होंने बताई थी, जैसे निष्काम कर्म योग, स्थिति प्रज्ञता, उसके अलावा कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये जो सारी चीजें, ये जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपकी नोट्स में लिखे हुए हैं, आप अपने जो राइज है उसकी नोट्स में भी देखोगे या कहीं के भी नोट्स में देखोगे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो आपके ऑथेंटिक बुक्स हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हो।
तो उसके अंदर वो सारी चीज़ मेंशन है। तो आपको वो सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे हम निष्काम कर्म योग का एक उदाहरण लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो निष्काम कर्म योग का मतलब होता है कि हमें परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र है, वो अपनाना चाहिए। हमें कोई भी कार्य करते समय परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, परिणाम से एकदम डिटैचमेंट रखना चाहिए, एकदम अलगाव रखना चाहिए। कोई भी आसक्ति हमें परिणाम से या फल से नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, तो हम किसी भी प्रकार के डर या प्रलोभन से जो है हमेशा बच के रहेंगे। तो जो अपना कार्य है, वो बहुत अच्छा होगा। और आप भी जब आप स्टडी कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, कि मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं क्या करूँगी या फिर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। इतना सब कुछ आप मत सोचो। आप जो अपना काम है उसको करो। आपका काम क्या है? प्री के लिए आप जो है स्टैटिक पोर्शन है उसको प्रिपेयर करो, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करो और बार-बार जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स हैं उनको लगाते रहो। उसके अंदर पीवाईक्यू भी आएँगे और जो मॉडल क्वेश्चन्स जो होते हैं वो भी आते हैं, तो उनको आप बार-बार लगाते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप जो है अपना निष्काम कर्म कर रहे हो। अब उसमें मत सोचो कि मेरा प्री होगा या नहीं होगा। ये सोचने से तो आपकी एफिशिएंसी कमज़ोर भी हो सकती है या फिर कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो। तो ये चीज़ आप मत सोचो कि परिणाम क्या रहने वाला है। मेंस के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कंप्लीट करना है, फिर उसको जो बीच में गैप्स होंगे उनको करंट अफेयर से फिल करना है। उसके बाद में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो मेंस का एग्ज़ाम है वहाँ पे आंसर लिख के ही दिखाने हैं। आपको ये नहीं दिखाना कि मेरा नॉलेज इतना है, बोल के नहीं आप दिखा सकते। आपको सिर्फ़ लिख के ही अपने नॉलेज को शो करना है वहाँ पे। तो ये जो कार्य है ये हो गया आपका निष्काम कर्म। आप ये नहीं सोच रहे कि मेरा आउटकम क्या निकलेगा, लास्ट में मेरा नहीं हुआ तो मेरे 3 साल, 4 साल खराब हो जाएँगे। प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सब बातें आपके दिमाग में तभी आएगी जब आप परिणाम से अटैचमेंट रखोगे। तो आप डिटैचमेंट रखो परिणाम से, तो ये निष्काम कर्म हो गया। तो ये कंसेप्ट आपको पता चल गया। फिर इससे फ़ायदा क्या होता है? वो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिकली प्रशासन के अंदर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है सिलेबस का वही ये है कि भगवत गीता का नीति शास्त्र क्या है और प्रशासन में इसकी भूमिका क्या है। तो अगर आप निष्काम कर्म करोगे तो आप किसी भी प्रकार के डर या प्रलोभन से दूर रहोगे, तो प्रशासन के अंदर सत्यनिष्ठा बढ़ेगी, भ्रष्टाचार है वो नहीं होएगा, क्योंकि हमें किसी चीज़ का लालच ही नहीं है। हम हमारी ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं और उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा ये हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो इस तरीके से आपको इन कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करना है प्रशासन के अंदर। और तीसरा स्टेप है जो आपको करना है, आप या तो खुद से सोचना या आपके सामने कोई एग्जाम्पल होगा, आपको उससे कनेक्ट करना है। कोई उदाहरण देना है इस चीज़ से लेके कि निष्काम कर्म ये होता है, फिर उसके बाद में प्रशासन में इसकी ये भूमिका है और फिर आपको उदाहरण देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आप उसके परिणाम से कि भई ये फ़ेल हो गई या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, उससे डिटैच हो गए, तो आप आराम से अपना काम पे ही फ़ोकस करोगे। ना आपको ये डर रहेगा कि अगर ये पॉलिसी फ़ेलियर हो गई तो क्या होगा? तो इस वज़ह से आप पहले हथियार नहीं डालोगे। और अगर आपको ये है कि बहुत सक्सेसफुल होने वाली है, बहुत अच्छा होगा, तो आपको अहंकार की जो भावना है, उससे भी आप दूर रहोगे। तो इस तरीके के एग्ज़ाम्पल भी आप मेंशन करो, तो आपका आंसर जो है अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे कम से कम 15 से 20 कांसेप्ट्स हैं, जो भगवत गीता के जो आपको याद करने हैं। जैसे लोक संग्रह हो गया, राजऋषि है, स्थिति प्रज्ञ है, कार्य में कुशलता ही योग है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने कुछ नाम लिए हैं, आपके नोट्स में सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मेंशन की गई है, तो आप उनको कंप्लीट करना अच्छे तरीके से। और एक क्वेश्चन 10 मार्क का आप प्रिपेयर करना खुद से, जो मैं दे रही हूँ, इसमें नहीं है। सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि भगवत गीता में जो दी गई शिक्षा है, वो आज के टाइम भी प्रासंगिक है। उदाहरण सहित समझाइए। एक आंसर आप ये लिख लेना और एक आंसर लिख लेना कि भगवत गीता की जो शिक्षाएँ हैं वो प्रशासन में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। एक तो है आज के टाइम में और एक है प्रशासन के अंदर। दोनों क्वेश्चन आपको दिखने में सेम लग रहे होंगे, बट इनके आंसर जो है काफ़ी अलग होने वाले हैं। एक क्वेश्चन को तो मैंने ओवरऑल ओपन कर दिया कि आज के टाइम पे ज यानी कि आज के टाइम में जो सिनेरियो है, वो सोसाइटी का अलग होगा, पॉलिटी का अलग होगा, इकोनॉमी का अलग होगा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य उसका अलग होगा। तो ये सबके अंदर जो प्रासंगिकता हो सकती है, जहाँ-जहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो, भागवत गीता के जो पॉइंट्स हैं, उनको आप मेंशन करोगे।
जबकि मैं अगर प्रशासन के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको एक सब्जेक्ट यानी एडमिनिस्ट्रेशन पे स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब आपको कोर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बात करनी है और भगवत गीता का जो यूज़ है अलग-अलग कॉन्सेप्ट का उसके बारे में बात करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप होमवर्क के तौर पे लो और आप इसको करना और अब अपने नेक्स्ट जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज का उस पे आते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये भगवत गीता का एक छोटा सा श्लोक है। इसका मतलब है कि जो लोक सेवा है उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निष्काम कर्म की प्रासंगिकता पे अपने को चर्चा करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भगवत गीता के कंसेप्ट है उसकी शिक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो उनको आपको याद करना है। तो उसमें से एक निष्काम कर्म आपको यहाँ पे दिया गया है, उसका श्लोक दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने में ये कैसे प्रासंगिक है ये अपने को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो अपने आंसर पे आते हैं। तो सबसे पहले अपने को एक्सप्लेन करना है कि ये होता क्या है। इंट्रो में आप वो लिखो कि भागवत गीता के ये श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पे है, फल पे नहीं है। फल जो है हमारे नियंत्रण में एक्चुअल में होता ही नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म करना है। जो फल है वो अपने आप जो हमारे कर्म जो आगे जिस प्रकार से हम करेंगे उसके अनुसार हमें मिलेगा। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें डिटैचमेंट रखना है कंप्लीटली। निष्काम कर्म के सिद्धांत का ये आधार है। और लोक सेवा यानी हम पब्लिक सर्विस की बात करते हैं, उसके अंदर भ्रष्टाचार को अगर हम जड़ से मिटाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज जो है वो इनकलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये निष्काम कर्म जो है ये एक बहुत अच्छा उपकरण जो है यहाँ पे सिद्ध हो सकता है अगर हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं प्रशासन के अंदर। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ में कि कैसे ये हेल्प करेगा भ्रष्टाचार को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो लोक सेवा में निष्काम कर्म और कर्तव्य की जो प्रासंगिकता है सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो सिद्धांत है लोक सेवा के अंदर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सशक्त नैतिक ढाल के तौर पे काम करेगा। और अगर हम बात करें एक एक पॉइंट की तो इससे होगा क्या, तो फल की इच्छा यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। जब मुझे ये लालच ही नहीं रहेगा कि इस पॉलिसी को मैं अगर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो इसमें मेरे निजी हित क्या रहेंगे, या फिर इस पॉलिसी को अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँगी तो कहीं मेरे को ये रिस्क ना हो, कहीं मेरा ये कुछ गलत ना हो जाए। ऐसी चीज़ें जो कुछ गलत होने का भय है या डर है या फिर मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, अगर मैं इससे दूर रहूँगी ऑटोमेटिक जो है भ्रष्टाचार है वो कम हो जाएगा। तो ये जो भाव है कि भ्रष्टाचार की जड़ है वो फलासक्ति होती है, यानी फल की आसक्ति। मुझे कुछ पाने की चाह है वो भ्रष्टाचार को जन्म देती है। तो जब अधिकारी पदोन्नति और धन के पीछे नहीं भागेगा तो वो अनैतिक कार्यों से ऑटोमेटिकली बच जाएगा। जैसे एक पुलिस अधिकारी है, ठीक है, अगर आपको पुलिस अधिकारी का कार्य क्या है कि उसको केस उसको जो भी केस है कि उसको सुलझाना है, तो उसके अंदर उसको इनाम या फिर मीडिया पब्लिसिटी की इच्छा उसको नहीं है। और उसको बस ये है कि मेरी ड्यूटी है कि मुझे इस केस को सॉल्व करना है, बस दिमाग में यही रहेगा। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार की जितनी भी संभावनाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं स्वधर्म और कर्तव्य बोध। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी ड्यूटी है और हमारा जो सेल्फ रिलीजन है, जो हमारा जो स्वधर्म है और हमारा कर्तव्य बोध है, जो हमारी ड्यूटी है, हम उसको फॉलो करेंगे। तो लोक सेवक का जो धर्म है वो जनता की सेवा है। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि सेवक है उनकी प्राइम ड्यूटी है वो जनता का कल्याण करना, लोक कल्याण करना, पब्लिक वेलफेयर, वंचितों का उत्थान, ये सब कार्य जो है ये प्राइम ड्यूटी होती है लोक सेवक की। तो जो ये कर्तव्य को इबादत या फिर यज्ञ समझा जाएगा तो हम भ्रष्टाचार से बचेंगे, क्योंकि हमें पता है भ्रष्टाचार एक गलत चीज है। और अगर हम बहुत ज़्यादा सेक्रेड मानेंगे अपनी ड्यूटी को, बहुत ज़्यादा पवित्र मानेंगे, मतलब भगवान की तरह अगर हम पूजेंगे हमारी ड्यूटी को, तो वहाँ पे हम भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पे एक सरकारी डॉक्टर है, वो उसको गांव के अंदर पोस्टिंग मिल गई। अब वहाँ सुविधाएं नहीं है जितनी शहरों में होती है, फिर भी वो अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है, क्योंकि उसने चिकित्सा को जो मेडिकल फैसिलिटीज देना है उसको अपना स्वधर्म यानी ड्यूटी माना है। फिर हम लोक संग्रह और जन कल्याण की बात करते हैं। तो लोक संग्रह जो है एक कंसेप्ट होता है जिसके अंदर है कि हम वैश्विक जो कल्याण है उसकी बात करते हैं, अपने जो पर्सनल हित है उससे ऊपर उठकर जनता के हित की बात करते हैं।
तो व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर समाज के कल्याण को प्राथमिकता देना लोक संग्रह। उदाहरण की बात तौर पे बात करें तो कोई एक आईएएस अधिकारी है, वो पीडीएस प्रणाली के अंदर घोटाले की वजह उसको रोकने का प्रयास करते हुए समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, यानी एकदम पंक्ति में खड़ा हुआ लास्ट व्यक्ति, जो एकदम वंचित वर्ग के अंदर आता है, अंत्योदय बोलते हैं जिसको, उसके उदय के बारे में सोचता है, उस तक भोजन पहुंचाने के बारे में सोचता है। चौथी चीज है स्थिति प्रज्ञ और मानसिक स्थिरता। तो निष्काम कर्म जब हम रखेंगे तो हमारे अंदर स्थिति प्रज्ञता अपने आप आएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। जिसको नहीं पता स्थिति प्रज्ञता क्या होती है, उसको मैं बता दूं कि लाभ हानि या फिर कोई सुख या दुख, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं वो सेम रहे, हम विचलित ना हो, हमारा स्वभाव सेम रहे, इसको कहते हैं स्थिति प्रज्ञता। तो सफलता या विफलता या बाहरी दबाव में हम समान रहेंगे तो ये अधिकारी को राजनीतिक जो दबाव होता है, पॉलिटिकल प्रेशर या धमकी, इसके आगे झुकने से बचाएगा। तो कई बार भ्रष्टाचार जो है राजनीतिक दबाव के कारण भी लोगों को करना पड़ता है। तो जब हमें स्थिति प्रज्ञता आ जाएगी, अगर हमारे माइंड में निष्काम कर्म चल रहा है तो हमें स्थिति प्रज्ञता आएगी, तो हम इस प्रकार के भ्रष्टाचार से बहुत आसानी से जो है एस्केप कर सकते हैं। उदाहरण की बात करूं तो एक ईमानदार इंजीनियर है, उसके ऊपर ठेकेदारों का दबाव है और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है कि उसको उस प्रोजेक्ट के अंदर, कोई एक्स प्रोजेक्ट है उसके अंदर भ्रष्टाचार करना है, ठीक है। उसके बावजूद वो घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने से मना कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्थिति प्रज्ञता है। भले ही उसके ऊपर कितने प्रेशर आए, कितनी धमकियां मिले, बट जो उसने सोचा है, जो उसका माइंडसेट है, जो उसके एथिकल वैल्यूज है, उसके साथ वो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। इसी को स्थिति प्रज्ञता बोलते हैं। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं, तो लोक सेवा जो है उसके अंदर अगर हमें भ्रष्टाचार को हटाना है, तो मैं ये बार बार आपको कहती हूँ कि केवल कानून बनाने से भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा। हमें हमारे व्यवहार के अंदर, हमारी जो आत्मा है उसके अंदर परिवर्तन लाने होंगे। जब हम नैतिक परिवर्तन से समाप्त कर सकते हैं इसको, भ्रष्टाचार को, निष्काम कर्म का जो दर्शन है उससे लोक सेवक को शासक से सेवक के अंदर चेंज करने की पावर है। जब हम निष्काम कर्म सोचेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम अथॉरिटी है, हम पावरफुल है, हम शासक है, हम ये सोचेंगे कि हम जनता के सेवक हैं। जब कर्तव्य बोध की बात करते हैं, तो वो कर्तव्य बोध होगा तो हम फल की जो इच्छा है उससे ऊपर उठा देंगे उसे, तो भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। अगर हम हमारी ड्यूटी को बहुत ऊपर रखेंगे, जो भी आउटकम हमें मिलने वाला है, चाहे वो फायदा हो या नुकसान हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए ड्यूटी फर्स्ट है, तो फिर भ्रष्टाचार जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट को यूज करना आना चाहिए विद एग्जाम्पल। तो ये आज का अपना सेकंड क्वेश्चन है कि लोक संग्रह यानी जन कल्याण की अवधारणा को समझाना है, इस कंसेप्ट को हमें समझाना है। फिर सतत विकास यानी एसडीजी गोल के लिए अंतिम मार्गदर्शन का सिद्धांत ये कैसे हो सकता है, मतलब अपने को कनेक्ट करना है कि जो लोक संग्रह है वो एसडीजी के लिए अंतिम मार्गदर्शक यानी लास्ट जो कंपास है उसके तौर पे कैसे काम करेगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हो सकता है आपको, यहाँ तो मैंने लोक संग्रह से जोड़ा है एसडीजी को, हो सकता है एसडीजी गोल है वो उसको आपको अलग अलग जगह से जोड़ने के लिए कहा जाए, यानी कोई और सब्जेक्ट में, इकोनॉमी में जोड़ने के लिए बोल सकते हैं, पॉलिटी में जोड़ने के लिए बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर मान लो जोड़ने के लिए ना भी बोले तो निबंध के अंदर तो हमें जोड़ना ही चाहिए एसडीजी गोल को, अगर स्कोप है हमारे पास, अगर ऐसा टॉपिक हमें दिया गया है। तो आप सारे के सारे जो एसडीजी गोल्स है उनको याद रखो, मतलब नाम की नंबर 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है, 3 में क्या लिखा है, ये आपका पहला काम। और दूसरा काम जस्ट आपको क्या करना है, इसके अंदर जब हम इंट्रो दे देंगे लोक संग्रह के बारे में, फिर हमें नंबर लिखना है, उसका आगे नाम लिखना है एसडीजी गोल का, और फिर उसको कनेक्ट करना है कि कैसे ये लोक संग्रह की भावना से जुड़ा हुआ है, या हमने ऐसे क्या प्रयास किए। अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएं, अगर पॉलिटी की बात करें कि भाई गवर्नमेंट ने एसडीजी को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए, तो उस जो जो एसडीजी गोल है, जैसे लैंगिक समानता का एसडीजी गोल है, तो लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए हमने क्या क्या प्रयास किए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हम लोग लेके आए हैं, सुपोषित माँ अभियान जो है वो हमने चलाया है,
रिजर्वेशन लेके आए हैं हम महिलाओं के लिए, जो लोकसभा है और राज्य की जो विधानसभा है उसके अंदर महिला वंदन बिल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एसडीजी गोल से कनेक्ट करना है चीज़ों को। अब हम आते हैं अपने आंसर के ऊपर कि लोक संग्रह का अर्थ होता है कि संपूर्ण विश्व का हमें कल्याण करना है और उसकी सुरक्षा करनी है। भगवत गीता के अंदर एक सिविल सेवक या नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर केवल समाज के व्यापक हित के लिए जो है वो कार्य करना चाहिए। लोक संग्रह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो है और लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस के मूल्यों को परिभाषित करती है। तो लोक संग्रह बहुत जरूरी है। एक तरीके से मैं एक शब्द में बोलूं तो लोक संग्रह बराबर पब्लिक वेलफेयर यानी जन कल्याण, लोक कल्याण, ये है इसका सीधा सीधा अर्थ। अब आप उसको एक्सप्लेन करो तो आप ऐसे कर सकते हो कि संपूर्ण विश्व का कल्याण और सुरक्षा करना, ये भावना जो है एक लोक सेवा के अंदर होनी चाहिए, ये लोक संग्रह। अब हम बात करते हैं कि लोक संग्रह और एसडीजी के बीच में जो एथिकल रिलेशन है वो क्या है। तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक हम एसडीजी गोल्स को लेंगे और फिर हम एग्जाम्पल के तौर पे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अंत्योदय से सर्वोदय, लोक संग्रह की जो अवधारणा है वो ये कहती है कि अंत्योदय से हमें सर्वोदय पे आना है। यानी लोक संग्रह एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है एक्चुअल के अंदर। आप आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर आप उपयोगितावाद को भी पढ़ोगे। बेंथम और मिल की जो थ्योरी है उसका जो एक लाइन में मैं एक्सप्लेन करूँ तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इसकी ये बात करते हैं उपयोगितावाद की जो अवधारणा है। लेकिन लोक संग्रह जो है वो सर्वोदय की बात करना है, यानी सभी लोगों का एक तरीके से समावेशी विकास जो है होना चाहिए। तो ये एक व्यापक अवधारणा है। तो एसडीजी 1 और 2 है जो गरीबी और भूख भूख की जो समाप्ति है, वहां पे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि अंत्योदय से हमें सर्वोदय पे आना। तो जो लोक संग्रह है वो सुनिश्चित करता है कि जो पॉलिसी फॉर्मेशन है उसके उसका जो केंद्र है समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति होना चाहिए, यानी जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो समाज के अंदर अंतिम पंक्ति के में खड़े लोग हैं, उनको हमें सेंटर में रखना है और उनके लिए हमें पॉलिसी फॉर्म जो है करनी है। हमें जो एकदम जो दिमाग में रखना है कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम या स्कीम को बनाते टाइम, तो वंचित वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखना है, तभी जो लोक कल्याण है वो संभव हो पाएगा। अब उदाहरण के तौर पे बोले तो जैसे एक जिला मजिस्ट्रेट है, वो पीडीएस के अंदर टेक्निकल जो यूज करे टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ताकि भ्रष्टाचार को मिटाया जाए। तो ये तभी किया है जब उनके दिमाग में ये था कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके साथ गलत हो रहा है, पीडीएस जो प्रणाली है उसके अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है जिससे एक्चुअल जो बेनिफिशियरी है उनको फायदा नहीं मिल रहा और जो प्रेत लाभार्थी यानी घोस्ट बेनिफिशियरी है वो यहाँ पे भ्रष्टाचार करके और वो फायदा ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने इस भ्रष्टाचार को हटाया। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके आप कनेक्ट भी कर सकते हो। दूसरी चीज है कि स्वच्छ जल और स्वच्छता, ये अपना एसडीजी 6 है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की यहाँ पे बात की गई है कि भाई साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें यहाँ पे निभानी। तो प्रशासक संसाधनों को साझा विरासत मानते हैं, तो ये यहाँ पे हमें मानना होगा। अगर हम लोक संग्रह की भावना मन में रखेंगे तो जो एसडीजी गोल 6 है जिसके अंदर हम बात करते हैं जल की और स्वच्छता की यानी हाइजीन की और वाटर की, तो जितने भी रिसोर्सेज है वो हमें मानना है कि हम सबके हैं। यहाँ पे मैं से उठकर हम पे आ जाते हैं जब हम लोक संग्रह का कंसेप्ट माइंड में रखते हैं। तो हमें ये हमारी ही पृथ्वी है और हमें ही इसको सुरक्षित रखना है। तो अब इसका उदाहरण बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के नाम से भी हम जानते, तो उन्होंने स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं माना था बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बना दिया था। तो अभी हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का मेन रीजन ही ये है कि हम हमारे एक तरीके से लाइफ के अंदर स्वच्छता को लेके आ गए, हमारे व्यवहार में स्वच्छता आ गई। एक तरीके से जन आंदोलन बन गया था स्वच्छ भारत अभियान, इसलिए ये इतना सक्सेसफुल हुआ। तो जो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक है उन्होंने मेला ढोने की जो प्रथा है कि बहुत मतलब जो एक समाज का जो सबसे बुरा कार्य है वो आप ये मान के चलिए कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा को इस कार्य से ज्यादा कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो ये मेला ढोने की जो प्रथा है उसके खिलाफ इन्होंने लोक संग्रह के माध्यम से मानवीय गरिमा और सार्वजनिक स्वास्थ्य इन दोनों को जोड़ा था। तीसरी चीज है कि पारिस्थितिक धर्म, यानी कि लोक संग्रह के अंदर हम बात करें पूरे विश्व की सुरक्षा, पूरे विश्व का कल्याण।
तो पूरे विश्व में हमारा नेचर भी आता है, हमारा इकोसिस्टम भी आता है, हमारा पर्यावरण भी आता है, हमारी प्रकृति भी आती है। तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा एसडीजी गोल 13, 14 और 15 जो है पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। और अगर हम सतत विकास चाहते हैं तो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना होगा। और लोक संग्रह ये मानता है कि जो वर्तमान पीढ़ी है उसे आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचना होगा कि हमें जो आज जो हम विकास कर रहे हैं उसको इस तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन बचे रहे। तो हम आज के जो संसाधन है उनके ट्रस्टी के तौर पे हमें खुद को यानी न्यासी के तौर पे सोचना चाहिए कि हम इसके मालिक नहीं हैं, इन चीज़ों के हम ट्रस्टी हैं। और आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए भी हमें इन संसाधनों को सहेज के संजो के रखना है। अब हम उदाहरण की बात करें तो सोनम वांगचुक का आपने नाम सुना होगा। तो लद्दाख के अंदर इन्होंने आइस स्तूपास बनाए थे, तो उनके माध्यम से उन्होंने जल संरक्षण किया था। ये सामुदायिक ज्ञान और लोक कल्याण को जोड़कर जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए लोक संग्रह तरीका था। उनका पर्सनल तो कोई फायदा नहीं था वो, और ना ही वो शासन या प्रशासन में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोक कल्याण के बारे में सोचा। उन्होंने देखा कि जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने ये कंसेप्ट बनाया। और ये जो कंसेप्ट था उसका आधार लोक संग्रह यानी जन कल्याण ही था। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देने, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे कोविड-19 के अंदर सबको जान का खतरा था, लेकिन जो कोविड वॉरियर्स थे जैसे डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी, इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपनी जो ड्यूटी है वो निभाई थी। दूसरा है चिपको आंदोलन। तो गोरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे उन्होंने समुदाय को एकजुट कर कर पेड़ों को बचाया, प्रकृति को बचाया। और इसकी भी जो थीम थी या बेस था वो लोक संग्रह की अवधारणा ही थी। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। तो जो लोक संग्रह की अवधारणा है वो रूल ऑफ लॉ से ऊपर उठकर एथिकल गवर्नेंस की ओर लेके जाता है। जैसे एक तो होता है छड़ी से बात मनवाना, यानी रूल ऑफ लॉ, संविधान है, कानून है, आपको ये चीज माननी है, वो चीज अलग है, वो तो अपना काम कर रही है। लेकिन अगर हम एथिकल गवर्नेंस पे आ जाते हैं, लोगों के अंदर ही हम ऐसी चीजें, ऐसे वैल्यूज डाल दें कि वो स्वतः से ही नैतिक हो जाए, वो कोई अनैतिक काम करने से बचे और लोगों का जो उत्थान है वो करना स्टार्ट कर दे, तो ये चीज जो है लोक संग्रह की अवधारणा लेके आती है। अगर हम एसडीजी को एक लक्ष्य मानते हैं, एक टारगेट मानते हैं, और एक्चुअल में है भी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो लोक संग्रह को हम एक वर्च्यू यानी एक सद्गुण मान सकते हैं जो लोगों में होना चाहिए, तभी हम इन लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। तो एक ये वर्च्यूज, ये जो एक तरीके से सद्गुण होंगे लोक संग्रह के, ये एज ए फ्यूल काम करेगा ताकि हम एसडीजी को प्राप्त कर सकें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उपभोक्तावाद और स्वार्थ से भरी जो आज की दुनिया है, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि सब अपने बारे में सोच रहे हैं, उपभोक्तावाद की प्रकृति है, सब कुछ कंज्यूम करना चाहते हैं सब। तो ऐसी दुनिया के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए गीता की जो आत्म संयम की नैतिकता है वो कितनी प्रासंगिक है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए जो भगवत गीता के जितने भी कंसेप्ट हैं उसको आपको प्रशासन से तो जोड़ना ही है, उसके अलावा मैंने आपको बताया अलग अलग सब्जेक्ट से भी आप इसको जोड़ के देखना। जैसे पॉलिटी के अंदर ये कैसे हेल्प करती है, एनवायरनमेंट में कैसे हेल्प करेगी, इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उनको मेंटेन करने में, या फिर अगर अभी हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा मुद्दे चल रहे हैं, जैसे अभी ट्रम्प है वो क्लेम कर रहे हैं ग्रीनलैंड को, उसके अलावा रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, या फिर इसराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, ऐसी समस्याएं जैसे ग्लोबल इश्यूज हमारे सामने हैं, तो उनका सोल्यूशन भगवत गीता कैसे देती है ये आपको कनेक्ट करके देखना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें एथिक्स के अंदर यही भागवत गीता का क्वेश्चन पूछा जाए, वो कहीं भी पूछ सकते हैं, कोई निबंध में भी हमें यूज़ करना आ सकता है। और ये बहुत अच्छा टूल है हमारे हाथ में, भगवत गीता का जो एथिक्स है ये हम कहीं भी कोट भी कर सकते हैं। जैसे आप केस स्टडी भी अगर आपके सामने आएगी तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि भगवत गीता ने जो है अर्जुन के नैतिक द्वंद्व को सॉल्व किया था, यानी एथिकल डायलेमा को। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो एथिकल डायलेमा है उसको रिजॉल्व करने में भगवत गीता का क्या रोल है। तो आप 5-10 एथिकल डायलेमा प्रिपेयर करना और अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड करना। जैसे एनवायरनमेंट में अगर हम उठाएंगे
तो पर्यावरण बनाम डेवलपमेंट, ऐसे एथिकल डायलेमा आप उठा लेना, और फिर भगवत गीता उसको कैसे रिजॉल्व करती है वो आप एक्सप्लेन करना। तो इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं अपने फिर से। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो गीता की आत्म संयम की जो नैतिकता है उसके बारे में हमें मेनली डिस्कस करना है, जो आज की दुनिया है उसके संदर्भ में। तो आज की जो दुनिया है वो एक तरीके से हम बोलते हैं संयमित उपभोग पे बिल्कुल भी आधारित नहीं है। अंधाधुंध उपयोग है वो प्रकृति सभी लोगों के अंदर आ चुकी है, और स्वार्थपरक जीवन शैली है। सब कोई अपने बारे में सोचता है, कोई भी दूसरे के बारे में यहाँ पे नहीं सोचना चाहता, जिसके परिणाम स्वरूप हमें जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। तो ऐसे समय में भगवत गीता की जो आत्म संयम यानी सेल्फ रिस्ट्रेंट की जो पॉलिसी है, जो शिक्षा है, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है साबित होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि ये है क्या, ये आत्म संयम की जो कंसेप्ट है वो गीता के अंदर दे क्या रखा है। तो गीता के अंदर जो आत्म संयम है ये केवल तपस्या नहीं है, बल्कि संतुलित और जिम्मेदार जीवन जो है जीने की एक पद्धति के तौर पे यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले आप याद करो अपरिग्रह, यानी हमें किसी भी चीज का संचय नहीं करना, संयमित उपभोग ही करना है हमें हमारे लाइफ में, और इसी से ही हमारे लाइफ में बैलेंस आएगा। तो अपरिग्रह जो है ये हमें सीखने को मिलता है गीता से। दूसरा है निष्काम कर्म। तो हमारा जो प्रकृति का जो हम यूज में ले रहे हैं, अगर हमें लेना भी पड़ता है तो हमें स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे कर्तव्य के लिए सिर्फ उपयोग में लेने हैं। और अगर हम परिणाम से डिटैच रहेंगे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए, फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी चीज से जब हम डिटैच रहेंगे तब हम इस प्रकृति के बारे में ज्यादा सोचेंगे, और अपनी ड्यूटी जो है प्रकृति के लिए उसके बारे में सोचेंगे, न कि ये सोचेंगे मुझे अधिक से अधिक चीजें जो है मिलनी चाहिए और मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपभोग करूँ। फिर है त्रिगुण सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 3 गुण के बारे में गीता में डिस्कस किया गया है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वहां पे हमें क्या क्या, अब इसको एक ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें और भी चीजें जो है बतानी है। तो यहाँ पे हम पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे कि भाई तामसिक उपभोग करेंगे तो उससे पॉल्यूशन फैलेगा, राजसिक उपभोग करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हम दोहन करेंगे, चीजों का यूज में लेंगे। लेकिन अगर सात्विक जीवन जिएंगे तो ये पर्यावरण के अनुकूल होगा, पर्यावरण का संरक्षण जो है उसके लिए ये बहुत अच्छा एक मार्ग के तौर पे निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं कि नैतिक आयाम और प्रासंगिकता क्या है इस चीज की, कि इसके क्या क्या एथिकल डायमेंशन है और क्या सिग्निफिकेंस है, कि भाई हम इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम अभी क्या सोचते हैं, अब महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन याद रखना, प्रकृति का अगर क्वेश्चन आए कि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, इट कैन फुलफिल वंस नीड नॉट ग्रीड। मतलब किसी इंसान की जो नीड है यानी आवश्यकता है, हमारी प्रकृति उसको तो पूरा कर सकती है लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो जो लोभ है उसके ऊपर हम विजय पा लेंगे, और अपरिग्रह उपभोक्तावाद का जो मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं अपरिग्रह को हम एक्सेप्ट करेंगे, तो उपभोक्तावाद का जो मूल है वो लोभ ही है। और गीता जो है वो लोभ को नर्क का द्वार मानती है, कि अगर आप लोभ करोगे, लालच करोगे तो आप नर्क में जाओगे। तो इससे प्रासंगिकता क्या होगी कि हम नीड पे फोकस करेंगे, न कि ग्रीड पे फोकस करेंगे। और जब हमारी ग्रीड यानी लालच कम हो जाएगा तो हम संयमित उपभोग है वो करेंगे। दूसरी चीज है कि यज्ञ भाव की हम बात करते हैं, तो हम सेक्रीफाइस, यज्ञ का मतलब होता है सेक्रीफाइस, बलि, उसके ऊपर हम जो है फोकस करेंगे। गीता के अनुसार प्रकृति से जो भी हमें प्राप्त, हम जो भी चीजें प्राप्त करते हैं लेकिन हम उन्हें कुछ भी देते नहीं है तो हम चोर कहलाएंगे। तो जो हमने नेचर से लिया है तो हमें वो वापस भी देना है। अब हम इतने महान तो है नहीं कि हम भी जो है पहाड़ को कर सृजन कर दे या नदियां बना दे। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी प्रकृति है उसको कंजर्व करना चाहिए, जल को स्वच्छ रखना चाहिए, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अगर हमें काटने भी पड़ रहे हैं तो जितने हमने काटे उससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा जो वृक्षारोपण है हमें वो करना चाहिए। और प्रकृति का जो हम है बहुत ज्यादा संतुलित और संयमित उपभोग ही करना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो अगर हम यज्ञ वाली जो थीम है उसको अपनाते हैं तो ये एक बेस बनती है सर्कुलर इकोनॉमी का, रीयूजेबल जो है हम रिसाइकल बोलते हैं उसका एक
आधार ये बनाती है। तो सर्कुलर इकोनॉमी का नैतिक आधार जो है वो यही है, यज्ञ की अवधारणा। और आत्म संयम हमें ये बताता है कि हम इस प्रकृति के मालिक या स्वामी नहीं है, हमने इस नेचर को नहीं बनाया है, नेचर ने हमें बनाया है। हम इसके सिर्फ ट्रस्टी है, यानी सिर्फ न्यासी है, हम इसके केयर टेकर है एक तरीके से। हमें सिर्फ इसका ध्यान रखना है, यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने लालच के अनुसार नहीं। और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी हमें इसे बचा के रखना है, और बिल्कुल वैसे ही रूप में जैसे आज हम ले रहे हैं, उतना ही साफ और स्वच्छ तौर पे इसे हमें बचा के रखना है। फिर हम बात करते हैं लोक संग्रह की। और लोक संग्रह की अवधारणा मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहता है कि हमें पूरे विश्व का कल्याण करना है और पूरे विश्व की हमें सुरक्षा करनी है। तो उसमें नेचर भी आएगी, प्रकृति भी आएगी। तो सामूहिक कल्याण के लिए हमें जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, हमारी जो पर्सनल नीड है, जो इररिलेवेंट है, तो हमें उसका त्याग करने के लिए हमें ये जो अवधारणा है ये प्रेरित करती है। तो अगर हम इंटरजनरेशनल इक्विटी की बात करें कि भाई हमें हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो लालच है, हम उसको कम कर दें, हमारी आवश्यकता अनुसार ही प्रकृति का हम उपभोग करेंगे, और बाकी चीज़ें हम आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हम सेव करके रखेंगे। आज की उपयोगितावादी जो दुनिया है, वहाँ पे संसाधनों का शोषण विकास का पर्याय बन चुका है। गीता की जो आत्म संयम की जो नैतिकता है, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए न केवल प्रासंगिक है, बल्कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। भाई रिलेवेंट तो है ही, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हमें अपनाना ही चाहिए। इससे हमें उपभोग के अंदर संयम और स्वार्थ से समष्टि की ओर लेके जाती है कि अब आप भोग कर रहे हो, यानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो चीज़ों को, इससे आपको एक संयम यानी एक पेशेंस वाली चीज़ पे आपको लेके जाती है। और जो स्वार्थ है उससे समष्टि, यानी स्वार्थ यानी आप अपने बारे में सोच रहे हो, उससे समष्टि यानी सभी के बारे में सोचोगे, इसकी ओर आपको लेके जाती है गीता की जो आत्म संयम की जितनी भी शिक्षाएं हैं, कंसेप्ट है, वो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिखना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है राज ऋषि की अवधारणा, जो एक तरीके से हम बोलते हैं संत जैसा राजा होना चाहिए। तो राजा राजा का मतलब होता है बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, सत्ता का केंद्र। तो ये ऑटोक्रेसी भी आ सकती है, एक तरीके से तानाशाह भी हो सकता है राजा। लेकिन हमने जब राज के साथ ऋषि जोड़ दिया, तो ऋषि के अंदर बहुत ज़्यादा संयम भी होता है, उनके अंदर करुणा भी होती है। तो ये जो राजा के साथ, राजा की पावर के साथ, राजा की जो सत्ता है, उसके साथ में जब ये गुण भी जुड़ जाते हैं जो ऋषि में होते हैं, तब जो लोक कल्याण है वो व्यापक स्तर पे संभव होता है। और फिर इंसान मैं नहीं करेगा, वो हम करेगा कि भाई हमें ये सब चीज़ें करनी है, और हमें अपने लिए भी करनी है और लोगों के लिए भी करनी है। तो ये कंसेप्ट है राज ऋषि का। इसकी अवधारणा का मूल्यांकन करना है कि आधुनिक जो नेता है वो शक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन के बीच में कैसे संतुलन बना सकते हैं, कि आपको पावर भी मिली है, आपको वो भी एक्सरसाइज तो करनी ही है, उसके साथ में आपका जो आध्यात्मिक अनुशासन है उसके अंदर आपको बैलेंस बनाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो राजनीति की जो अवधारणा है, जो भारतीय राजनीतिक दर्शन है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उसमें राजा यानी प्रशासक और ऋषि जो है, दोनों के गुणों को जोड़ के राज ऋषि की अवधारणा जो है हमने बनाई है। तो राज ऋषि की अवधारणा का हम मूल्यांकन करते हैं। तो राज ऋषि वह शासक है जिसके पास जो पूरी दुनिया है, हमारी दुनिया है, उस पर शासन करने की पावर है, लेकिन साथ ही अपनी इंद्रियों, इच्छाओं पे पूरा नियंत्रण, आत्म संयम भी है, करुणा भी है, पेशेंस भी है, सारी चीजें हैं। तो जो ऋषि के गुण है और राजा के गुण है, दोनों उस व्यक्ति के अंदर है। इससे क्या होगा, निस्वार्थ कर्तव्य होगा, यानी जो आप ड्यूटी है उसको फॉलो करोगे, और अपनी किसी भी स्वार्थ को उससे आप जोड़ के नहीं देखोगे। तो राजऋषि सत्ता का उपयोग व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि लोक संग्रह के लिए करेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों कंसेप्ट बता दिए कि राजऋषि की अगर हम अवधारणा रखेंगे, तो जो पावर हमें मिली है राजा वाली, राज प्लस ऋषि मैंने बताया आपको, तो राजा की जो पावर्स हमें मिली है उनका यूज हम खुद के उत्थान के लिए नहीं यूज करेंगे, अपितु हम लोक संग्रह यानी लोक कल्याण के लिए यूज में लेंगे। दूसरी चीज है अनासक्ति। एक ऋषि, एक जो ऋषि मुनि होते हैं, उनके अंदर अनासक्ति होती है, यानी अटैचमेंट नहीं होता किसी चीज से। तो राज ऋषि महल में रहते हुए भी मानसिक रूप से सन्यासी के तौर पर रहेंगे, और परिणामों से आसक्त हुए बिना अपने कर्तव्य पे फोकस करेंगे। यानी अगर आप राज ऋषि हो तो आप निष्काम कर्म करोगे, आपको फल से जो है किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होगा। आपको पता है ये मेरी ड्यूटी है और ये मुझे अपने कार्य से मतलब है और मुझे कार्य ही करना है। फिर बौद्धिक और नैतिक स्पष्टता रहेगी। जो ऋषि है
वो पक्ष अगर अपना अच्छा है तो हमारे अंदर दूरदर्शिता रहेगी और तटस्थता रहेगी, जिससे कठिन परिस्थितियों के अंदर भी हम न्यायपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। बहुत ज्यादा पावर जब इंसान में होती है, आपने सुना होगा, एक कोटेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके ऊपर निबंध भी आ चुका है, शायद यूपीएससी या आरएस ने दोनों में से एक में पूछा है, आप देख लेना एक बार, बट पूछा है पीवाईक्यू के अंदर, आप देखना। पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, यानी सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट करती है। तो अगर आप में राजा जैसी पावर है, शक्ति है, लेकिन ऋषि जैसी संयम नहीं है, तो हो सकता है आप ऑटोक्रेट हो जाओ, आप तानाशाह हो जाओ और बहुत ज्यादा भ्रष्ट भी होने की ऐसी उम्मीद हो सकती है। लेकिन राज ऋषि के अंदर ये डर समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक जो नेता है वो शक्ति और अनुशासन का संतुलन कैसे कर सकते हैं। तो आज के दौर में जहाँ राजनीति अक्सर हम सत्ता के संघर्ष और भ्रष्टाचार से घिरे हुए देखते हैं, वहां पे राजनीति का मॉडल एक नैतिक कंपास, यानी कि एक तौर पे दिशा सूचक, एक मोरल जो है, यानी नैतिक दिशा सूचक के तौर पे यहाँ पे काम में लिया जा सकता है। आधुनिक नेता इस तरीके, जैसे मतलब अगर हम बात करें राजनीति, तो उनके अंदर ये पॉइंट को अगर हम अपनाएंगे तो फिर एक संतुलन जो है वो कायम होगा। यानी आपके पास पावर है, आपके पास बहुत सारे संसाधन है, आप उन संसाधनों का खुद को स्वामी मत समझो, आप ट्रस्टी ही समझो, न्यासी समझो। अगर आप ट्रस्टीशिप की भावना रखोगे, न्यासी की भावना रखोगे, तो जो आधुनिक नेता है वो खुद को मालिक नहीं समझेंगे उसका, और उससे जो है बहुत ज्यादा ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही होने की संभावना खत्म हो जाएगी। हमें सोचना है कि जनता के पास ही पावर है, ठीक है, और हम सिर्फ जनता के अभिरक्षक हैं, ट्रस्टी हैं। जब नेता सत्ता को अपनी निजी संपत्ति के बजाय जिम्मेदारी मानेंगे तो भ्रष्टाचार से मुक्त रहेंगे। दूसरी चीज है भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मसंयम हमें रखना है। अगर हम भावनात्मक बुद्धि और आत्मसंयम रखेंगे तो हम शक्ति और जो संयम है उसका जो बैलेंस है वो बना के चलेंगे। तो आध्यात्मिक अनुशासन का मतलब है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी कोई आलोचना कर रहा है और आप बहुत बड़े राजनेता हो, तो हो सकता है आप अपनी पावर का मिसयूज करो अगर आप में संयम नहीं है। लेकिन अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप उस क्रिटिसिज्म को हेल्दी वे में लोगे, और अगर आपको सच में लगता है कि वो क्रिटिसिज्म सही है और मुझ में कुछ कमियां हैं, तो आप वहाँ पे खुद को सही करने के प्रयास करोगे, खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करोगे, जो अल्टीमेटली जो है लोगों के हित के अंदर सिद्ध होगा। अहंकार जो है, ईगो, जब आपके पास बहुत सारी पावर आती है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कुछ ईगो आ जाएगा, अहंकार हो जाएगा, तो उससे आप निपट सकते हो अगर आप में ये गुण है। फिर दबाव में भी आप मानसिक शांति बनाए रखोगे। आप पे हो सकता है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर हो, है ना, आपके ऊपर भी हो सकता है लोग हो, इवन अगर आप पॉलिटिकल लीडर हो तो भी आपके ऊपर भी लोग होंगे, हो सकता है जनता का प्रेशर हो, कोई और प्रेशर हो, तो उसमें भी आप पेशेंस से काम कर पाओगे अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर हम समावेशी न्याय की बात करते हैं कि अगर कोई नेता अंत्योदय के बारे में सोचता है, यानी समावेशी न्याय के बारे में सोचता है, तब जो है वो बहुत आसानी से जो पावर है और जो संयम है उसके बीच में बैलेंस बना सकता है। राजनीति का धर्म सर्वजन सुखाय है, ये शब्द आप याद कर, कि सभी लोगों का सुख, यानी सभी का सुख, न कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। सभी लोगों को आपको खुश रखने का प्रयत्न करना है। आधुनिक नेता को केवल बहुमत के हितों की रक्षा नहीं करनी, बल्कि हो सकता है कि कुछ चीजें अल्पसंख्यकों से भी जुड़ी हो, उनके हितों का भी आपको ध्यान रखना है, और अंतिम व्यक्ति के उत्थान की चिंता आपको करनी चाहिए। यह शक्ति का नैतिक उपयोग कहलाएगा। फिर आपको पारदर्शिता और जवाबदेहिता रखनी है। अगर आप पारदर्शिता और जवाबदेहिता रखोगे तो आप खुद ही करप्ट होने से बचोगे। प्राचीन काल में राजऋषि धर्म के प्रति जवाबदेह हुआ करते थे। जो भी राजऋषि होते थे वो अपना जो भी धर्म होता था उसके प्रति हमेशा अकाउंटेबल होते थे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि एक पद पे रहते हुए आपने जो भी निर्णय लिए हैं, आपने जो भी कार्य किए हैं, उनकी आपको उचित व्याख्या करनी होगी, ये होती है जवाबदेहिता। तो आप जवाबदेह होने चाहिए। आज के राजऋषि को संविधान और कानून के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। जब हम बात करते थे भगवत गीता की, तब धर्म के प्रति जो है पूरी प्रतिबद्धता होती थी, लेकिन आज हमें संविधान और कानून के प्रति वो प्रतिबद्धता बनानी चाहिए। आध्यात्मिक अनुशासन उन्हें शॉर्टकट अपनाने के बजाय जो प्रॉपर प्रोसेस है वो पालन करने के लिए
प्रेरित करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनसे बैलेंस जो है वो कायम किया जा सकता है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं कि राजऋषि होना शक्ति को सेवा में बदल देगा, यानी जो आपकी पावर है उसको सर्विस में कन्वर्ट करने की जो है क्षमता रखता है। जब एक नेता कौशल यानी जो शक्ति है और करुणा यानी अध्यात्म है, वो दोनों रखेगा, तो वह केवल शासन नहीं करता बल्कि समाज को प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा कि देखो इसके पास कितनी पावर है, फिर भी उसने अपने पावर का यूज जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए किया है, न कि अपने खुद के हितों की रक्षा के लिए, खुद को ऊपर उठाने के लिए। तो एक रोल मॉडल जो है वो नेता बन के अपने सामने आएगा। तो आप लोग भी जब प्रशासन में जाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको पावर मिलेगी, आपको पद के साथ, पद पे बैठते ही आपको पावर मिलेगी, बट आपको पावर पे फोकस नहीं करना है। उस पावर के यूज़ को आप लोक संग्रह यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए कैसे कर सकते हो, उस पे फोकस करना है। और जब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप पावर का यूज़ करो तो उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पे आपको फोकस करना है कि इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे। क्या मैं अभी तुरंत में तो किसी का फ़ायदा कर रही हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा? क्या ये संविधान सम्मत है या नहीं है? क्या ये अधिकतम लोगों का जो सुख है या सभी लोगों के सुख के लिए मैं कार्य कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना होगा। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिति प्रज्ञता पर प्रश्न है। स्थिति प्रज्ञता बहुत ज़रूरी है। आप भी स्टूडेंट हो, आप में भी स्थिति प्रज्ञता होनी चाहिए। आपने 3-4 साल बहुत मेहनत करी, हो सकता है वैकेंसी 2 साल में आई हो या लगातार भी आ रही हो, लेकिन आप 3-4 साल से प्रयास कर रहे हो और आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो आपको फिर भी हिम्मत नहीं खोनी है। तब भी आपको वापस अपने स्वधर्म पे, अपनी ड्यूटी पे लगना है। और मान लीजिए कि आप सेलेक्ट हो जाते हो, तब आपको ओवर एक्साइटेड, ओवर ईगो के अंदर नहीं आना है। तब आप ठीक है सेलेक्ट हो गए, सिलेक्शन से आपको एक सर्विस मिली है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म को आपको यूज़ करना है कि आपका जो अल्टीमेट गोल है, जो हम जन कल्याण की बात कर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो लोक कल्याण होता है, तो आपको उस पे फोकस करना है। तो इस तरीके से अगर आप सुख दुख, लाभ हानि, सफलता और असफलता में समान रहोगे, तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे। अपने कार्य से, अपने ड्यूटी से, अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होंगे। इसका मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अभिनव बिंद्रा सर ने 2008 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग के अंदर, ओलंपिक के अंदर। आप उनका सेलिब्रेशन देखना एक बार, और उसके ऊपर उनका जो इंटरव्यू है, हो सकता है आपको रिटन फॉर्म में मिल जाए या वीडियो फॉर्म में मिल जाए, आप उसको देखना। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कोई इंसान जो फर्स्ट एक इतने बड़े देश का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बना है ओलंपिक के अंदर, और उसने अपनी खुशी कितने संयम के साथ जाहिर की और कितने मिनट तक उन्हें ये याद रहा कि मैंने ये मेडल जीता है, और वापस वो अपने काम में लगे, नेक्स्ट ओलंपिक की तैयारी में लग गए। मेरे कहने पे प्लीज़ एक बार ये चीज़ आप ज़रूर सर्च करके देखना, तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें बहुत छोटी है, जिसके ऊपर हम रोते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। अपने को अपनी ड्यूटी पे ही फ़ोकस करना चाहिए। जैसे आपकी ड्यूटी क्या है? पढ़ना और एमसीक्यू सॉल्व करना प्री के लिए, मेंस के लिए जो है आपको आंसर राइटिंग करना। अगर इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको डेली मिरर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये आपके कार्य होने चाहिए, न कि आपको ये बार-बार सपनों के अंदर खोना, ख़याली पुलाव पकाना कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, मेरे को ऐसे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये सब आपको नहीं सोचना है, आपको सच में निष्काम कर्म करना चाहिए। आपको हर प्रकार के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, लाभ-हानि, सफलता-विफलता, इसके अंदर स्थिति प्रज्ञ रहने का प्रयास करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये बहुत आदर्श बातें हैं, इन्हें अचीव करना बहुत टफ़ है। लेकिन जब हम लगातार प्रयास करेंगे ना यहाँ पे पहुँचने के लिए कि हमें स्थिति प्रज्ञ होना है, तो हम सच में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसको झेलने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएँगे। हमें एक छोटा-सा वर्ड अगर कोई बोल देगा ना कि आपको स्थिति प्रज्ञ रहना चाहिए इतने बड़े दुःख में, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और उस शब्द मात्र से ही हम सँभल जाएँगे उस प्रॉब्लम में। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप स्थिति प्रज्ञ रहना सीखो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि जो स्थिति प्रज्ञ है वो किसे कहते हैं, और मन की यह अवस्था भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के गुणों से कैसे मेल खाती है। तो स्थिति प्रज्ञ होना बहुत आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। हो सकता है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़े, हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा जगह पे कंट्रोल करना पड़े,
तब जाके आप स्थिति प्रज्ञ बनोगे। तो बात करते हैं हम एक्चुअल डेफिनेशन की। तो सरल भाषा में अगर हम कहें तो स्थिति प्रज्ञ वो व्यक्ति होता है जिसने अपनी प्रज्ञा यानी अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। यह अवस्था है जहाँ पे व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय यानी सफलता या असफलता जैसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर या फिर आपके अनुकूल परिस्थितियां हैं तब भी आपका मानसिक संतुलन है वो नहीं होएगा, वो एकदम आप कामली हर चीज को हैंडल करोगे। तो गीता के अनुसार इसके प्रमुख लक्षण क्या है? तो सबसे पहले आपको इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा कई बार मन करता है कि फ़ोन चला लूँ, फिर एक बार रील चालू होती है तो फिर वो चलती जाती है। तो हमारा एंटरटेनमेंट की इच्छा जो है वो हमें यहाँ पे कमज़ोर कर देती है। तो अपनी इच्छाओं का त्याग जो है वो आपको करना पड़ेगा। जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम में हो और ख़ासकर कि जो सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम के अंदर जो सेलेक्ट हुए हैं, आप सोच के देखिए, आप तो सिर्फ़ उनके सिलेक्शन के बाद, उनकी रैंक जानने के बाद उनके जीवन को देखते हो, उनके इंटरव्यू सुनते हो, लेकिन उसके पहले उन्होंने कितने साल, कितने महीने, कितने दिन अपनी हर एक छोटी-मोटी इच्छाओं का त्याग किया है, उसके बारे में आपको नहीं पता। तो आप भी अपनी इच्छाओं का त्याग करना सीखो। हो सकता है किसी का मन बार-बार घर जाने का हो, अगर कोई पीजी के अंदर स्टडी कर रहा है। अगर आपको वो कमज़ोर बना रहा है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर वो चीज़ आपको कमज़ोर बना रही है, तो आप बार-बार घर जाने से बचें और अपनी ड्यूटी को फ़ॉलो करें, अपनी पढ़ाई को जो है निरंतर रखें। और भी कोई आपकी इच्छा हो रही है, किसी को हो सकता है ज़्यादा खाना पसंद हो, ओवर ईटिंग पसंद हो और वो आपकी स्टडी के अंदर बीच में बाधक बन रही है, तो आप वहाँ पे भी कंट्रोल करो। तो अपनी जो कमी है आप उनको पहचानो, अपनी इच्छाओं को आपको कंट्रोल में रखना है। फिर दूसरी चीज़ है भावनात्मक स्थिरता, यानी आप में इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो न तो दुःख में विचलित हो और न ही सुख मिलने पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो। अगर मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप इतने ओवर एक्साइटेड हो गए कि बस भूल गए बाकी चीज़ें कि क्या है, कौन मेरे दोस्त थे जिन्होंने मदद की मेरी इस पूरी जर्नी में, मेरे माता-पिता हैं उन्होंने कितना त्याग किया या फिर आगे जो जब आप उस चेयर पे बैठेंगे, जो पोस्ट है उस पे बैठेंगे, उस टाइम पे भी आप इसी ओवर एक्साइटमेंट में हो कि मैं तो सिलेक्शन मेरा तो हो गया, अब तो बस लाइफ सेट है। और आपका जो आगे की ड्यूटी है आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी। तो आपको भावनात्मक तौर पे स्थिर रहना होगा। आपको सुख और दुःख दोनों के अंदर खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। राग द्वेष से मुक्ति, यानी आपको न तो किसी से प्रेम रखना है और न ही द्वेष यानी नफ़रत रखनी है, आपको डिटैचमेंट रखना है। जिसमें आसक्ति, भय और क्रोध पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अगर आपने सुना होगा, एक बहुत फेमस कोट है कि अटैचमेंट इज़ द कॉज़ ऑफ पेन। तो ये जो पेन हमें मिलता है, तो वो हमें अटैचमेंट से ही मिलता है, आसक्ति से मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ से आपको आसक्ति नहीं रखनी है। आपको राग और द्वेष से दूर रहना है। तो अगर आप इससे दूर रहोगे तो भय, क्रोध इन सब से आप ऑटोमेटिक दूर हो जाओगे। तो इन सब चीज़ों से आप में स्थिति प्रज्ञता आएगी। अब हम बात करते हैं स्थिति प्रज्ञता और ईआई के बीच का जो कनेक्शन है उसके बारे में। तो आत्म नियमन होता है, अगर आप स्थिति प्रज्ञ हो तो आप सेल्फ रेगुलेट कर पाओगे खुद को। तो स्थिति प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों और आवेग जितने भी आपके इम्पल्सेस हैं उन पे आप कंट्रोल कर पाओगे, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है। तो क्रोध और उत्तेजना के अंदर आप कभी भी बहकर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। हो सकता है आपको आप सर्विस में हो, आपकी कोई बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है और मीटिंग हॉल के अंदर किसी भी सबऑर्डिनेट पे या किसी भी सीनियर पे आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर आप वहाँ प्रतिक्रिया दे दोगे तो हो सकता है आप आवेग के अंदर गलत प्रतिक्रिया दे दो, गलत डिसीजन ले लो, या हो सकता है आपको उनकी बात उस टाइम अनुचित लग रही हो, बाद में हो सकता है सही लगे। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामली चीज़ों को फेस करना चाहिए और तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब आप सेल्फ रेगुलेट रहोगे। दूसरी चीज़ है मानसिक संतुलन, यानी आप में इमोशनल एक तरह से स्टेबिलिटी चाहिए। जिस तरह ईआई के अंदर व्यक्ति कठिन समय के अंदर शांत रहना सीखता है, तो स्थिति प्रज्ञा के अंदर भी सुख दुख, सफलता विफलता के अंदर एक समान तौर पे इंसान यानी स्थिरता जो है वो दिखाता है। तीसरी चीज है तटस्थ निर्णय, यानी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी तब होगी, मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्रकार के बायसनेस यानी पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज से आप दूर रहो और आपके सामने जो तथ्य है, जो तर्क है, जो मेरिट है, उसके आधार पे आपको निर्णय लेना है। तो ये भी जो ऑब्जेक्टिविटी है, ये दोनों ही अवस्था, यानी आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो और स्थिति प्रज्ञ हो, तो ही आप ऑब्जेक्टिविटी को अंदर ला सकते हो।
फिर आंतरिक प्रेरणा। तो जो स्थिति प्रज्ञ इंसान होता है, उसको बाहरी पुरस्कार या प्रशंसा, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर सपोज़ मैंने वेट लॉस किया है, तो कोई मुझे प्रेज़ करेगा तो ही मैं आगे जो है इस प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू रखूँगी। या फिर अगर कोई मुझे डेली एप्रिशिएट कर रहा है, तो ही मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूँगी अपने एग्ज़ाम के अंदर। इन सब चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके अंदर खुद एक इनर मोटिवेशन हमेशा मेंटेन रहता है। उनकी संतुष्टि उनके भीतर से आती है। जो बहुत ज़्यादा हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, उन्हीं का ये लक्षण होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्थिति प्रज्ञता से आती है। फिर हम बात करते हैं एम्पैथी। तो एक स्थिति प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है वो सभी के अंदर खुद को देखता है। ये गुण बहुत इम्पोर्टेंट गुण है कि सिम्पैथी के अंदर आप समझ रहे हो कि सामने वाला परेशान है, तो आपने उसको थोड़ा-सा संबल दे दिया कि हाँ, आप परेशान हो। लेकिन एम्पैथी के अंदर आप उसका एक्चुअल पेन समझ सकते हो। आप रिलेट कर सकते हो कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा। तो अगर एक स्थिति प्रज्ञ है इंसान, तो वो सब में खुद को देखता है, जिससे उसमें दूसरों के प्रति गहरी करुणा और समझ पैदा होती है। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है गुण है, वो ये एम्पैथी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्थिति प्रज्ञा और ईआई के बीच में जो है कोरिलेशन मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गीता में ये कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कार्य में कुशलता या कर्मों में कुशलता ही योग है, और प्रशासन में इसका हमें महत्व बताना है। तो जब आप अपने योगा और बिहेवियर अलग से सब्जेक्ट था, तब भी हम इसको पढ़ते थे कि कार्य में कुशलता ही योग है। यानी अगर हम किसी कार्य को और ज़्यादा एफिशिएंट वे से परफेक्शन से करेंगे, तो इसे ही योग कहा जाता है। ठीक है? तो इवन आप मेडिटेशन की भी अगर हम बात करते हैं, तो वैसे तो मेडिटेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मैं इसकी कोई बहुत ज़्यादा एक तरीके से परफेक्शन नहीं है मेरा कोई मेडिटेशन के अंदर। फिर भी जितना मैंने सीखा है, समझा है, उसके अंदर ही हम ये बोलते हैं कि हम जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, यानी जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मेरी क्लास ले रही हो, तो मैं पढ़ाते टाइम और कुछ नहीं सोच रही हूँ, सिर्फ़ आपको क्लास के अंदर पढ़ा रही हूँ। आप जब मेरी क्लास ले रहे हो, तो साथ में और कोई काम नहीं कर रहे हो, ना ही आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज़ चल रहा है, तो ये एक मेडिटेशन हो गया। तो इसी तरीके से अगर आप हर चीज़ को परफेक्शन से करना चाहते हो, कार्य में कुशलता लाते हो, तो वही योग है। अब ये जब आप कार्य में कुशलता लाओगे, यानी बहुत ज़्यादा आप एफिशिएंसी से काम करोगे, बहुत ज़्यादा स्किल से काम करोगे, तो ये चीज़ जो है प्रशासन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके महत्व के बारे में भी अपने डिस्कस करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर योग है कर्मसु कौशलम का अर्थ है कि अपने कार्य को पूरे निपुणता से करना, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना। और कौशल का मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल स्किल्स नहीं है कि टेक्नोलॉजी के तौर पे आप दक्ष होने चाहिए हो। इसका मतलब है कि नैतिकता और भावनात्मक संतुलन भी आपके अंदर होना चाहिए। अब इसका महत्व की बात करते हैं, तो अगर हमें ये कंसेप्ट हमने माइंड में लिया हुआ है कि कार्य में कुशलता ही योग है, ठीक है? तो हम प्रशासन के अंदर कर्तव्य के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होंगे। तो प्रशासन में एक अधिकारी का प्राथमिक धर्म जो है वो जन सेवा है। मैं आपको बार-बार बताती हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव, उनका पहली ड्यूटी लोगों का हित है, पब्लिक इंटरेस्ट है, जनहित है, जन कल्याण है, पब्लिक वेलफेयर है और वंचितों का उत्थान है। तो उनकी जो प्राइम ड्यूटी है, वो उस पे फ़ोकस करेंगे। सिद्धांत में सिखाता है कि कार्य को हमें बोझ नहीं मानना, हमें बर्डन नहीं मानना है, बल्कि उसको योग और साधना मानना है। जब काम के प्रति हम ऐसा समर्पण रखेंगे, तो उत्पादकता यानी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जैसे आप भी अपनी जब पसंद का काम करते हो, जैसे अगर आपको कोई भी काम, जैसे किसी को कोई अगर गेम पसंद है और वो गेम खेल रहा है, तो उसको बहुत दिल से करता है। किसी को मान लीजिए कि कोडिंग करना पसंद है, तो वो बहुत अच्छे से करेगा और उसमें एफिशिएंसी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। दूसरा है अनासक्त भाव से आप निर्णय लोगे। अगर आप में कार्य में कुशलता योग ये कंसेप्ट अंदर है, तो आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होगे और अनासक्त भाव से आप सारे डिसीजंस लोगे। आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी से होंगे, किसी भी पूर्वाग्रह से या फिर किसी भी चीज़ से आप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गीता का ये सूत्र जो है निष्काम कर्म से जुड़ा हुआ है कि भाई प्रशासन में हम देखते हैं कि दबाव भी होता है और बहुत बार प्रलोभन भी हमें देखने को मिलता है। और जब हम निष्काम कर्म से कार्य करेंगे,
तो हम भ्रष्टाचार से बच सकते हैं और जो हमारा वर्क है वो और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो कर्मसु कौशलम का मतलब है यहाँ पे कि प्रशासन जो है व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए लोकहित के अंदर तटस्थ होकर कार्य करेगा। फिर संसाधनों का हम कुशल प्रबंधन करेंगे। हमें जब आप गवर्नमेंट जॉब में आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा संसाधन जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। कुछ आपके पर्सनल यूज़ के लिए भी आपको मिलते हैं बट मैक्सिमम जो होंगे वो लोगों के लिए जनहित के लिए आपको मिलेंगे। तो जब आप कार्य में कुशलता योग सिद्धांत को अंदर रखोगे तो जितने भी संसाधन मिलेगा उसका आप मैक्सिमम आउटपुट निकालने का कोशिश करोगे। तो न्यूनतम संसाधनों में भी आप अधिकतम परिणाम देना चाहोगे। एक कुशल प्रशासक वही है जो समय, धन और जो जनशक्ति है यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो टाइम है और जो वेल्थ है उनका दुरुपयोग किए बिना जो सरकारी योजना है उसको इफेक्टिव तौर पे जो है लागू करे। फिर हम बात करते हैं कि भावनात्मक स्थिरता और तनाव प्रबंधन। जब कार्य में कुशलता हम रखेंगे तो हमें एक तरीके की जो है मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। तो जो अत्यधिक तनावपूर्ण लाइफ होती है एक सिविल सर्वेंट की तो उसके अंदर हम संतुलन लेके आएंगे। यदि प्रशासक मानसिक रूप से संतुलित होगा तो जितने भी प्रकार के संकट या क्राइसिस आएंगे उनसे घबराएंगे नहीं और बेटर मैनेजमेंट उसका हो पाएगा। फिर पारदर्शिता और नैतिकता बढ़ेगी। तो कार्य को हम अगर पूजा मानेंगे, अगर हम वर्क इज वर्शिप कंसेप्ट पे काम करेंगे तो वहां पे हम कुछ भी गलत कार्य करने से बचेंगे। हम वहां भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हम भ्रष्टाचार की गुंजाइश को एकदम खत्म कर देंगे। और ये दृष्टिकोण लोक सेवकों के अंदर एक तरीके से इनर वॉइस या वॉइस ऑफ कंसाइज जो है उसको मजबूत करेगा, जिससे शासन के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं कि भाई जिसको हम आज के टाइम पे प्रोफेशनल एक्सीलेंस बोलते हैं, ये गीता के अंदर कर्मसु कौशलम ही है। यानी अगर आज के टाइम से हम रिलेट करें तो हम इस शब्द से इसको मान सकते हैं। ये किसी भी लोक सेवक को न केवल कुशल मैनेजर बनाता है बल्कि ये एक बहुत सेंसिटिव इंसान भी बनाएगा। तो आप भी जब काम करो तो कार्य में कुशलता योग इसको ध्यान में रखते हुए करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन है और ये केस स्टडी है जिसको हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हमें यूज करना है जो गीता के कंसेप्ट है उनको। तो हमारे सामने केस स्टडी है कि भाई आप एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हो और एक प्रभावशाली राजनेता है। उनके किसी करीबी के ऊपर गंभीर अपराध के आरोप हैं। मीडिया ट्रायल, सामाजिक दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण आपका मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। किसी भी निर्णय से आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि है उस पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो अब इस केस स्टडी को ध्यान में रखते हुए आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, उसके आपको जवाब देने हैं कि इस केस में कौन कौन से मूल्य दांव पे लगे हैं। दूसरी चीज है कि भगवत गीता के जो स्थिति प्रज्ञा की अवधारणा है वो स्थिति को कैसे सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। और तीसरा है कि आप नैतिक दृढ़ता बनाए रखते हुए कौन सी जो कार्य योजना है या क्या स्ट्रेटेजी है वो अपनाओगे, ये आपको मेंशन करनी है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि इसमें कौन से मूल्य दाव पे लगे हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सत्यनिष्ठा। हमारी पहला जो यहाँ पे इस केस स्टडी के अंदर मूल्य दाव पे लगा है वो सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा के साथ हमें काम करना है। जो कानून है, जो नियम है, जो संविधान में लिखी हुई चीजें हैं हमें उनको फॉलो करना है। कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच करना है हमें बिना किसी दबाव के या भय के। दूसरी चीज निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के साथ हमें काम करना है। आरोपी की जो भी सामाजिक या राजनीतिक हैसियत है या जानकारी है उसके प्रति जो है हमें किसी भी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं रखना, उससे हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं होना। तीसरा, हमें यहाँ पे सेंस ऑफ ड्यूटी पता होनी चाहिए कि हमारा कर्तव्य किसके प्रति है। हमारा यहाँ पे कर्तव्य संविधान के प्रति है, कानून के प्रति है, न कि व्यक्तियों के प्रति है। अगली चीज है कि आत्म संयम और भावनात्मक संतुलन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि मीडिया ट्रायल और मानसिक दबाव के बावजूद हमें विवेक बना के रखना होगा, हमें पेशेंस रखना होगा। इसका सोल्यूशन पेशेंस के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। फिर लोक विश्वास। भैया आप पुलिस के अंदर हो, पुलिस पे जनता है बहुत ज्यादा विश्वास करती है, तो आपको उस विश्वास को किसी भी कीमत पे नहीं खोना है और पुलिस व्यवस्था पे पूरा विश्वास जो है जनता का बना हुआ रहना चाहिए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भगवत गीता की जो स्थिति प्रज्ञता है उस अवधारणा को हम यहाँ पे कैसे यूज में लाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्थिति प्रज्ञता को पहले आप छोटा सा एक्सप्लेन कर दो कि स्थिति प्रज्ञता का मतलब होता है प्रज्ञा का स्थिर होना, बुद्धि का स्थिर होना,
और लाभ हानि, सुख दुख, सफलता विफलता सभी में जो है मानसिक संतुलन बनाए रखना और समान व्यवहार करना। ठीक है, तो भगवत गीता में स्थिति प्रज्ञ उस व्यक्ति को कहा गया है जो दुखेश्व नुदी गुणमा सुखेशु विगत स्प्रिय है, अर्थात जो सुख दुख, प्रशंसा निंदा, लाभ हानि में मानसिक संतुलन बनाए रखता है वही इंसान स्थिति प्रज्ञ है। और इसके अंदर हमें कैसे स्थिति प्रज्ञता हेल्प करेगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मानसिक स्थिरता जो है हमारी, जो मीडिया ट्रायल और राजनीतिक हस्तक्षेप है उससे प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम स्थिति प्रज्ञ है तो हमें उन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ेगा। वैसे कहने के लिए ये चीज़ें बहुत आसान होती है, लेकिन जब आप एक्चुअल में उस सिचुएशन में होते हो, तब आप पे बहुत ज़्यादा दबाव जो है हावी होने लगता है। क्योंकि आप लोगों को जानते हो, मीडिया में लोगों को जानते हो, और जब मीडिया जो अपनी बात कहता है और आपके पक्ष वो नहीं रख रहा, हो सकता है आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा हो, तो आपके पास ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो लोगों तक आपकी बात पहुँचा सके। और जब तक आपको अथॉरिटी परमिशन नहीं दे, तब तक आप ये काम कर भी नहीं सकते हो। तो इस केस के अंदर स्थिति प्रज्ञता ही आपको बचा सकती है। दूसरी चीज़ है कि आसक्ति रहित आपको कर्म करना है। आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी परिणाम से अटैचमेंट नहीं रखना। आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है कि भई मेरे पे ये दबाव बनेंगे, बाद में क्या होगा? और ना ही किसी इनाम या फिर कोई फल की इच्छा यहाँ पे आपको या प्रलोभन की इच्छा रखनी है। तो आपको व्यक्तिगत छवि, पद या भविष्य की चिंता से ऊपर उठकर यहाँ पे कर्तव्य पालन करना है। फिर आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेना जो है स्थिति प्रज्ञता सिखाएगी कि जो आपके भावना है, आपके भय है, उनको छोड़ो। आप तर्क, आप कानून और नैतिकता के आधार पे अपना कार्य करो। इस प्रकार स्थिति प्रज्ञ जो है अधिकारी बाह्य परिस्थितियों से विचलित हुए बिना अपने कार्य, अपने ड्यूटी, अपने धर्म की पालना जो है कर सकता है। अब अपना है लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि चलो ठीक है, आप नैतिक दृढ़ता बनाए रखते हुए अपनी क्या कार्य योजना अपनाओगे? आपकी प्लान क्या होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? तो नैतिक दृढ़ता बनाए रखते हुए मेरी कार्य योजना ये होगी कि एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के तौर पे मैं ऐसे काम करूंगी। कानून आधारित निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी हम यहाँ पे जांच करेंगे वो बेस्ड ऑन संविधान, रूल्स, रेगुलेशन उसके आधार पे होनी चाहिए और एकदम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो प्रक्रियात्मक पारदर्शिता है वो हम बना के रखेंगे। हम ये पारदर्शिता रखेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमने ये प्रोसेस फॉलो करी है, इस तरीके से जो है हमने जांच को पूरा किया है। इसमें जितने भी नियम और दस्तावेज है उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे ताकि फ्यूचर में भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं उठे। संस्थागत समर्थन का हम यहाँ उपयोग करेंगे। अगर मान लो कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, तो अपने जो वरिष्ठ जो जितने भी अधिकारी हैं, हम उनकी सहायता लेंगे और वैधानिक मंच जो है हम उनको भी सूचित करेंगे। फिर मीडिया को हमें रेगुलेट करना होगा, एक तरीके से मैनेज करना होगा कि आधिकारिक और सीमित सूचना साझा करके हम मीडिया ट्रायल से बच सकते हैं और गोपनीयता भी बनाए रख सकते हैं। भाई अब जब तक जांच कंप्लीट नहीं होती तो आप एक-एक तथ्य शेयर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। आपको गोपनीयता भी बना के रखनी है और मीडिया ट्रायल से बचने के लिए आपको लिमिटेड और ज़रूरी जो है सूचना वो साझा करनी है। तो इस तरीके से आपको भागवत गीता के जो अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको यूज़ करना है अपने आंसर्स के अंदर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और जैसे मैंने आपको बताया अलग-अलग सब्जेक्ट के अंदर ये आपको हेल्प कर सकता है। तो ये आज का अपना टॉपिक खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं कल अगली क्लास में। आप अपना टॉपिक कंप्लीट करके आना, प्रिपेयर करके आना और मैं छोटे-छोटे टॉपिक के अंदर इसीलिए आपको दे रही हूँ क्लास ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रख सको और खाली मेंस के लिए नहीं प्रिपेयर करना है आपको क्योंकि अभी मतलब आपको पता है ये नोटिफ़िकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो प्री का भी एग्ज़ाम होगा तो इस चीज़ को आप 1 घंटे तो आप टेस्ट देते हो, 1 घंटे आप मेरी क्लास लेते हो, तो इसके अलावा 2 से ढाई घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे की आप सेल्फ स्टडी करो, जिसके अंदर आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लोगे। इसके अलावा आप अपने प्री का पढ़ो या करंट अफेयर्स वगैरह है, उनको मेंटेन करते रहो। थैंक यू वेरी मच ऑल। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर।